सोचो, आप एक बड़े से हॉल में जाते हो जिसमें हज़ारों बुक्स हैं, लेकिन कोई भी बुक ऑर्डर में है ही नहीं रखी। वो सब के सब ना ऐसे एक ढेर है, किताबों का ढेर जिसको बोलते हैं। अब आपको अपनी एक बुक ढूंढनी है, कोई भी रिक्वायर्ड बुक ले लीजिए। तो बताएं, आप जो अपनी रिक्वायर्ड बुक है आपको वो कितनी आसानी से मिल पाएगी, मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो अगर इस बात को सोचें तो आपको आंसर मिलेगा कि पहली बात तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर। अगर हज़ारों किताब है और उसमें से मुझे एक किताब ढूंढनी है तो बहुत मुश्किल है, और मिल भी गई तो बहुत जद्दोजहद के बाद हमें वो बुक किताब मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए हो सकता है कि जब तक वो किताब मिले, जब तक मुझे उसका जो मुझे जिस चीज़ के लिए वो ज़रूरी थी वो काम ही मेरा पूरा हो जाए, या फिर टाइम पर वो ना मिल पाए। यही एक रीज़न है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इतनी ज़रूरी है, और यही एक रीज़न है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को बनाया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें इस लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सीरीज़ में समझ चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप EMRS, KVS, NVS या UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो या फिर हमारा जो चैनल है वो आपकी जो ये तैयारी है इसमें आपको जीतने में, इस तैयारी में जीतने में, जो ये रेस चल रही है उसमें जीतने में आपकी हेल्प कर सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है लाइब्रेरी साइंस बाय तेजस्वी। सो स्टार्ट करते हैं। वाइड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखिए, जो लाइब्रेरीज होती है ना, उनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है जो हमारे बुक्स हैं और जो हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके और करना और उनको सर्व करना, ये लाइब्रेरी का मेन पर्पस होता है। अगर मैं नॉर्मल कोई पूछे कि अच्छा लाइब्रेरी का क्या पर्पस होता है, तो लाइब्रेरी का पर्पस इज नथिंग बट प्रिजर्व एंड सर्विंग नॉलेज। अब अगर बुक्स रैंडमली रख दी जाएं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर बुक्स रैंडमली रख दी जाए तो एक ढेर हो जाता है किताबों का, उसमें से बुक ढूंढना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक ह्यूज हेस्टेक में से एक निडल यानी एक सुई को ढूंढना। अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूँ, एंशिएंट टाइम की, तो एंशिएंट टाइम में यानी पुराने ज़माने में जब लाइब्रेरीज जो होती थी हमारी, उनका जो मेन एम होता था वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिडली प्रिजर्वेशन होता था। तब बुक्स को हम लैंग्वेज के हिसाब से या साइज़ के हिसाब से या कलर ऑफ बाइंडिंग के हिसाब से या जो हमारे ऑथर होते हैं उनके बेसिस पर या फिर ब्रॉड सब्जेक्ट के बेसिस पर भी अरेंज कर देते थे। अब इस सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी, वो सिस्टम तब उस टाइम के हिसाब से या उस टाइम के लिए सही था, क्योंकि उस समय जो नॉलेज होती थी हमारी, उसका एक्सेस ही सिर्फ प्रिविलेज्ड यानी कुछ ही लोगों को दिया गया होता था। अब कुछ ही लोगों को प्रिविलेज्ड है तो इसका मतलब वो कभी कभी आते हैं, उनको आपको सर्व करना होता है। तो जो लाइब्रेरी प्रोफेशन में था उस टाइम पे, जो पूरी लाइब्रेरी को संभालता था, वो उसको अपने जो भी उसको ठीक लगे उस हिसाब से उसको अरेंज कर सकता था। इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्सन। लेकिन अब खराबी, अगर इसमें कोई कमी नहीं थी तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी जो मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, वो मॉडर्न जो टाइम है वो थोड़ा अलग है, और उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी हमारी मॉडर्न बनी। यानी कि एंशिएंट टाइम में जो था वो एक लंबे टाइम तक चलता भी रहा और सही तरीके से उस टाइम के अकॉर्डिंग काम भी किया। लेकिन फिर आई एक बड़ी से बदलाव वाली सेंचुरी, 19th सेंचुरी का एंड। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी हमारी, क्या थी? इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के टाइम पर एक बड़ी शिफ्ट आई, और वो बड़ी शिफ्ट क्या थी? लिटरेसी जो होता है उसको इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। इसको लिटरेसी को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। डेमोक्रेसी ने एक नारा लिया, और वो नारा था एक तरह से एजुकेशन फॉर ऑल, और इसीलिए क्या किया गया? नई नई लाइब्रेरीज को बनाया गया। अब जो नई नई लाइब्रेरीज बनी तो उनके दरवाजे भी सबके लिए खोले गए। सब में कौन आया? सब में स्कॉलर्स आए, स्टूडेंट्स आए, जो न्यू लिटरेट पर्सन है वो आए, गरीब आए, बच्चे आए, बूढ़े आए, हाउसवाइफ्स आई, जो चैलेंज्ड, डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, सबके लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सोसाइटी के हर एक इंसान के लिए लाइब्रेरीज के दरवाजों को खोल दिया गया। तो फर्स्ट थिंग कि पहले ये सबके लिए नहीं थे, अब ये सबके लिए आ गए हैं। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ आई जो थी ओपन एक्सेस पॉलिसी। ओपन एक्सेस पॉलिसी क्या थी? ओपन एक्सेस पॉलिसी, देखो, जब पुराने टाइम में हमारे पास लाइब्रेरीज होती थी ना, वो क्योंकि कुछ ही लोगों के लिए ओपन होती थी, यानी कुछ ही लोग उसको यूज़ कर सकते थे, तो उसमें जो बुक्स होती थी
वो इस तरह से आप लाइब्रेरीज में जाएंगे, आप लाइब्रेरी में जाने के बाद बताएंगे कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर किताब चाहिए। जो लाइब्रेरी प्रोफेशन में था, जो उस पूरी लाइब्रेरी को संभालता है, वो जाएगा, पर्टिकुलर किताब लेकर आएगा, उसको थमा देगा, ये था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आप लाइब्रेरी में अगर आपको जाना है तो आप जाओगे, स्टेक्स जो होती हैं, शेल्फ्स जो होते हैं, उनमें बुक्स रखी होती है। अब कई बार आपके माइंड में भी नहीं होता आपको क्या पढ़ना है, बस जस्ट आप चले जाते हो रैंडमली। वहाँ पर जब आप ब्राउज कर रहे होते हो तो आपको पता चलता है ओ ये पढ़ सकता हूँ, कुछ भी चीज़ हिट कर सकती है ना, तो आप कि हाँ ये पढ़ूंगा मैं। तो जब आप ये ब्राउजिंग वगैरह और ऐसे जाके रैंडमली कहीं पर भी कोई भी एरिया में जाके देख सकते हो बुक्स को, उसको ही बोलते हैं ओपन एक्सेस। ठीक है, तो ओपन एक्सेस पॉलिसी जब आई तो यूजर्स को डायरेक्ट फ्री स्टेक्स में जाकर ब्राउज करने का राइट दिया गया। ठीक है, क्या करने का राइट दिया गया? ब्राउज करने का राइट दिया गया, और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। लेकिन अब इसने जो है ना, इसने एक चैलेंज क्रिएट कर दिया। अब चैलेंज ये था कि बुक्स को ऐसे अरेंज कैसे करें कि यूजर्स जो है वो ईजिली अपनी बुक ढूंढ सके, और वो ढूंढने के बाद, यूज करने के बाद जब वापस रखने की बात आई तो लाइब्रेरी प्रोफेशन उसको वापस सही पोजीशन, यानी उसी पोजीशन जो एक पर्टिकुलर पोजीशन उसकी है वहां पर ही रख सके, क्योंकि पहले वाले सिस्टम तो ऐसा कोई था नहीं। तो ये वाली प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम बनी, और यहीं पर एक अमेरिकन जीनियस आए। अमेरिकन जीनियस जिनका नाम था मेलविल डेवी, जिनका जन्म हुआ 1851 में और मृत्यु हुई 1931 में। उन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा गया वैसे तो रखा गया डेसिमल क्लासिफिकेशन, लेकिन क्योंकि उन्होंने बनाया था तो DDC बना के डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम उसका नाम बना। अब उन्होंने जो नॉलेज है उसको एकेडमिक डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। ठीक है, तो जो मेलविल डेवी जी थे उन्होंने नॉलेज को डिवाइड किस तरीके से किया? एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंग किया। सबसे बड़ी बात, डेवी ने डेसिमल नोटेशन का यूज किया था। किस चीज के लिए? नोटेशन के लिए डेसिमल नोटेशन का यूज किया था। अब ये जरूरी क्यों हुआ? इतनी बड़ी बात क्यों है ये? क्योंकि इसमें आप इनफाइनाइट एक्सपेंड हो सकता है ये वाला सिस्टम। इनफाइनाइट एक्सपेंड का मतलब है आपको नए अगर सब्जेक्ट्स इंसर्ट करने हैं तो वो बहुत ईजिली किया जा सकता है, विदाउट एग्जैक्टली से राइट प्लेस पे किया जा सकता है, विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग, जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्टर्ब किए। तब से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रीडोमिनेंटली सब्जेक्ट बेस्ड हो गई। कब से? जब से मेलविल डेवी जी ने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी। तो अब ये सॉलिडली किस पे बेस्ड है? मोस्टली प्रीडोमिनेंटली हमारा जो बेस है क्लासीफाई करने का वो सब्जेक्ट बेस्ड है, ना कि कंटेंट बेस्ड। ठीक है, यानी बुक्स उनके कंटेंट के हिसाब से रखी जाती है, यानी कि सब्जेक्ट कंटेंट बेस्ड। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या हो गया? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को अगर मैं बात कहूँ तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो होती है ना, वो हमारी अप्लाइड नॉलेज क्लासिफिकेशन कहते हैं उसको। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? अप्लाइड नॉलेज क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज क्लासिफिकेशन को प्रैक्टिकली लाइब्रेरीज में अप्लाई करता है। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को हम अप्लाइड नॉलेज क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये नॉलेज क्लासिफिकेशन को प्रैक्टिकली लाइब्रेरीज में अप्लाई करता है। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज क्लासिफिकेशन नहीं है। अगेन, ये नॉलेज क्लासिफिकेशन जो है हमारी, उसको प्रैक्टिकली लाइब्रेरीज में अप्लाई करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज क्लासिफिकेशन नहीं है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी देखना पड़ता है हमें। तो हमारे जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। हम सिर्फ नॉलेज क्लासीफाई नहीं कर रहे होते उस टाइम पे। जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो हम लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं, मीडिया की बात कर रहे होते हैं, फॉर्म या फॉर्मेट की बात कर रहे होते हैं, किसी जो हमारा ऑथर है उसके व्यू पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, राइट। तो ये सब कंसीडर करके ही बुक को एग्जैक्ट क्लास नंबर असाइन होता है। हम सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं तब हम किसी बुक को नंबर देते हैं। अब लाइब्रेरीज में सब कुछ सब्जेक्ट वाइज भी नहीं हो सकता और नहीं होता भी है। जैसे कि देखो, अगर आप किसी एकेडमिक लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबली आपको सब कुछ सब्जेक्ट बेस्ड ही मिलेगा और सब्जेक्ट वाइज आप उसको वहाँ पे क्लासिफिकेशन कर भी सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल कलेक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ अपने ही कोड या अपने ही ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको हम ऑफिशियली कोड होते हैं उनके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। पेटेंट या स्टैंडर्ड्स हो गए, तो पेटेंट्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको हम नंबर या कोड के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। ऐसे पीरियोडिकल्स हो गए। अब जो पीरियोडिकल्स होते हैं हमारे, उनको हम अल्फ़ाबेटिकल, जो टाइटल है उनका अल्फ़ाबेट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। मैप, CD, पैम्पलेट, फोटोग्राफ्स रिक्वायर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो अलग अरेंजमेंट्स होती है। अब एक और नेक्स्ट चीज, अगर
एक प्रोसेस है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बनाने का, एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने का, तो उस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर एक प्रोसेस है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बनाने का, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जो पर्सन डिज़ाइन करता है उस स्कीम को, क्लासिफिकेशन स्कीम को, उसे क्लासिफिकेशनिस्ट बोलते हैं। और जो पर्सन नंबर असाइन करता है उसे क्लासीफायर बोलते हैं। ठीक है, डिज़ाइनर हमारा क्लासिफिकेशनिस्ट होता है और जो नंबर असाइन करता है वो क्लासीफायर होता है। यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपकी ड्यूटी लगती है कि आपको बुक्स में क्लासिफिकेशन नंबर्स देने हैं, तो दैट मीन्स यू आर कॉल्ड अ क्लासीफायर इन दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी। मतलब जब आप एक क्लासीफायर बनते हो तो आप एक ब्रिज बनाते हो, और वो ब्रिज जो होता है वो किसके बीच में होता है, यूज़र के और नॉलेज के बीच में। तो इसका मतलब आप डिसाइड करते हो कि कौन सी बुक कौन सी जगह पर रखी जाएगी, तो इसका मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हो उस टाइम पर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक सोल है लाइब्रेरी की, आत्मा है। ठीक है, बिना इसके लाइब्रेरी जो है वो कुछ भी नहीं बन पाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक गुच्छा बन जाएगी या एक ढेर बन जाएगी किताबों का, या फिर एक स्टोर रूम टाइप में बन जाएगी। ठीक है, मेलविल डेवी ने जो सिस्टम बनाया उसने लाइब्रेरीज को मॉडर्न शेप दी। आज की जो लाइब्रेरीज है वो ओपन एक्सेस है। सेकेंड थिंग, ये सब्जेक्ट बेस्ड अरेंजमेंट है। और थर्ड थिंग, ये यूज़र फ्रेंडली होती हैं। तो यूज़र फ्रेंडली क्लासिफिकेशन की वजह से ही लाइब्रेरीज जो है ना वो इतनी पावरफुल बन पाई हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का एक गोल होता है, और वो एक गोल क्या होता है, आपको राइट बुक देनी है, राइट रीडर को देनी है, राइट टाइम पर देनी है, राइट प्लेस पर देनी है। अगर आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम इस चीज़ को हेल्प कर पाती है इस चीज़ में, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट आगे हम बात करें यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज में आखिर क्लासिफिकेशन का क्या ही यूज़ है। लाइब्रेरी एक ट्रेजर हाउस है, मान लो। ठीक है, मान लिया मैंने लाइब्रेरी एक ट्रेजर हाउस है। किसका, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नॉलेज। तो लाइब्रेरी एक ट्रेजर हाउस है नॉलेज का, और क्लासिफिकेशन उसका मैप है। आपको अगर नॉलेज तक जाना है तो एक मैप को फॉलो करते हुए ही जाना होगा, और वो मैप जब आप फॉलो करोगे वो मैप का ही नाम क्लासिफिकेशन है। जैसे स्केलेटन ह्यूमन बॉडी को शेप देता है ना, वैसे क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी को स्ट्रक्चर दे देता है। क्लासिफिकेशन की बात अगर हम और आगे समझते हैं, क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी सर्विस के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी सर्विसेज में एक वाइटल रोल प्ले करती है। एक सर्विस लाइब्रेरी की डेफिनेशन में भी जो क्लासिफिकेशन इम्प्लाइड होता है, मतलब क्या, मतलब कि अगर मैं आपको डेफिनेशन देती हूँ सर्विस लाइब्रेरी की, तो अगर मैं उसको जैसे अगर पूरी उस डेफिनेशन का मीनिंग समझा जाए तो वो कुछ और नहीं, वो क्लासिफिकेशन के बारे में ही बता रहा होता है या बात कर रहा होता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी सर्विस जो है वो हमारा इम्प्लाई करता है क्लासिफिकेशन को। ये हर लाइब्रेरी सर्विस को सपोर्ट करता है। जैसे कि स्केलेटन, अगेन जैसे कि एक स्केलेटन होता है और वो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को होल्ड करता है। क्या करता है, होल्ड करता है। वैसे ही क्लासिफिकेशन जो होता है वो पूरी लाइब्रेरी की कलेक्शन को एक सिस्टमैटिक फॉर्म दे देता है। ठीक है, पूरी जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म दे देता है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी कलेक्शन जो होते हैं उसका अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वो एक सिटी के मैप जैसा है। आपको कहाँ कब कहाँ से मुड़ना है, कहाँ क्या मिलेगा, वो सब आपको बताता है। बिना मैप के सिटी में घूमना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप उस सिटी से फैमिलियर नहीं है तो। वैसे ही बिना क्लासिफिकेशन के लाइब्रेरी में बुक ढूंढना भी मुश्किल होता है। ठीक है, वैसे ही लाइब्रेरी में बुक ढूंढना बिना क्लासिफिकेशन स्कीम के थोड़ा मुश्किल ही होता है। अब लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट का टूल है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। एस्थेटिक का टूल है और नॉलेज क्रिएशन देता है। ठीक है, एस्थेटिक अरेंजमेंट देता है। अगेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी में जो क्लासिफिकेशन है वो मैनेजमेंट का टूल है, एस्थेटिक अरेंजमेंट देता है और नॉलेज क्रिएशन में मदद करता है। ठीक है, अब जो रंगानाथन जी थे उन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये सबको पता है कि फर्स्ट जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो कब दिया गए थे, उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, 1931 में। ये सबको पता होगा। आई थिंक कि मोस्टली जो भी पर्सन
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जिन्होंने पढ़ा होगा, नॉट सो सीरियसली, फिर भी उनको पता होगा कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में दिया गया था। लेकिन अब जो नहीं पता होगा वो ये है कि इसकी सेकंड बुक भी पब्लिश हुई थी, ठीक है, सेकंड एडिशन मतलब, और वो 1957 में दिया गया था। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट एडिशन 1931 में आया था और सेकंड एडिशन 1957 में आया था। वापस अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो रंगानाथन जी के जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं वो क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं और क्वालिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि आप एक अच्छी क्लासिफिकेशन स्कीम किस तरह से बना सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं, गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करते हैं। बिना क्लासिफिकेशन के लाइब्रेरी एक अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, डंप ऑफ बुक्स है, ठीक है, बिना क्लासिफिकेशन के लाइब्रेरी एक अनऑर्गेनाइज्ड डंप ऑफ बुक्स है। ये बात हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं अभी तक कि इवन हमारी जो लाइफ होती है ना, अगर उसमें भी हम अच्छे से क्लासिफिकेशन ना कर पाएँ चीज़ों का, तो वो भी एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से शो होती है, ठीक है। लेकिन अगर लाइब्रेरी की में हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ना हो तो वो एक अनऑर्गेनाइज्ड डंप ऑफ बुक्स हो जाती है, जिसमें से फुल वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन कभी नहीं मिल सकती। आप अगर चीज़ें अनऑर्गेनाइज तरीके से हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, उतनी अच्छे से नॉलेज, उतने अच्छे से वैल्यू अपने उस कलेक्शन से नहीं ले पाओगे, चाहे उसमें बुक्स कितनी भी प्रीशियस किताबें क्यों ना रखी हों जिसमें बहुत सारी नॉलेज है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट जगह फिर आपको मिल ही नहीं पाएंगी। अब कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ब्रिंग टुगेदर बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट, मतलब क्लासिफिकेशन एक ही सब्जेक्ट की सारी बुक्स को एक जगह पर लाता है ताकि यूज़र ईजिली उन्हें एक ही शेल्फ पर पा सके। ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड, फैसिलिटेट ब्राउजिंग। क्लासिफिकेशन ब्राउजिंग फंक्शन को ईजी बना देता है। ब्राउजिंग का मतलब क्या हुआ? ब्राउजिंग का मतलब होता है बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के आप कैजुअली कलेक्शन देख सकते हैं। जैसे विंडो शॉपिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही। देखो, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, इवन मेरी खुद की भी थी, कई बार हम मतलब नहीं पता होता है कि बस ये होता है कि यार कुछ पढ़ लेते हैं या फिर कुछ ऐसा रीड करने को कुछ मिल जाए, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या रीड करना है, उसका कोई आइडिया नहीं होता। तो जब लाइब्रेरीज में जाते हैं एंड जस्ट रैंडमली आप देखते रहते हैं, अच्छा कौन कौन सी किताबें हैं, किस टॉपिक पर हैं, रैंडमली आप घूम रहे हो तो कोई भी पर्टिकुलर टाइटल एकदम से हिट कर जाता है, तो आप उस बुक को निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको और कंटिन्यूटी में रीड करते हैं, नहीं अच्छी लगती तो आप किसी और बुक पे भी मूव ऑन कर सकते हो। तो ये सब है, आपकी मदद कौन करता है? क्लासिफिकेशन मदद करता है। ये स्कॉलर्स की एक हैबिट होती है और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी में ही ये पॉसिबल भी होता है। ब्राउजिंग में अक्सर यूजर को वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो वो कब से ढूंढ रहा होता है। इससे सेरेंडिपिटी, इसको सेरेंडिपिटी कहते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ हमने बोला इसको सेरेंडिपिटी कहते हैं। रंगानाथन जी ने सीसी यानी कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम जो दी थी हमें, उसमें इसको पेडागोजिकल ऑर्डर बनाया है, ठीक है। जो पेडागोजिकल ऑर्डर होता है उसमें उन्होंने इस चीज़ को बताया है, मतलब जिसे कि हम अपूपा पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अपूपा पैटर्न क्या होता है, ये हम कॉलन क्लासिफिकेशन जब रीड करेंगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक सिंपल सी बात अगर मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अपूपा पैटर्न किससे रिलेटेड है। तो अपूपा पैटर्न जो रिलेटेड है वो है अरेंजमेंट ऑफ बुक्स से। किससे रिलेटेड है? अरेंजमेंट ऑफ बुक्स। कहाँ पर? शेल्फ्स में जब हम अरेंज करते हैं बुक्स को तो उसी को हम अपूपा पैटर्न कहते हैं। ये कॉलन क्लासिफिकेशन में रंगानाथन जी ने बताया है, जो सेल्फ लर्नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या फ़ायदे हैं या क्लासिफिकेशन और क्या प्रोवाइड करती है? लोकेशन टूल। क्लासिफिकेशन लाइब्रेरीज में एक लोकेशन टूल की तरह काम करता है। बिना क्लासिफिकेशन के आप कैटलॉगिंग जो आप बनाते हैं, कैटलॉगिंग काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैटलॉगिंग जब आप बनाते हैं तो उसमें आप क्लास नंबर डालते हैं। ये शेल्फ लिस्ट बनाने में भी आपकी बहुत हेल्प करता है, तो शेल्फ लिस्ट प्रिपेयर करने में भी क्लासिफिकेशन नंबर हेल्प करता है, इसलिए लोकेशन टूल के रूप में भी काम करता है आपके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिस है, मैनुअल हो या इलेक्ट्रॉनिक दोनों सिस्टम में इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का जो बेस होता है वो क्लासिफिकेशन ही होता है, ठीक है। जो बेस होता है वो क्या होता है? क्लासिफिकेशन ही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेल्प्स इन रिप्लेसिंग बुक्स। रिप्लेस करने में कैसे हेल्प करती है क्लासिफिकेशन? जब बुक्स होम यूज़ के बाद या लाइब्रेरी यूज़ के बाद भी वापस आती हैं, जैसे एक यूज़र है वो आए, उन्होंने कोई बुक ली,
शेल्फ से और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया टेबल पर बैठ के। फिर उन्होंने वहीं पे छोड़ के वो चले गए। अब लाइब्रेरी प्रोफेशन का काम क्या है, उसको उसकी करेक्ट प्लेस पर वापस से रखना। तो ये आप तब रख पाओगे जब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से किया होगा। तो क्लासिफिकेशन इसमें आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा ये 3 मेन फंक्शंस पे भी काम करता है। क्या है वो समझते हैं। देखो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना और एक होता है शेल्फ अरेंजमेंट करना। और इन तीनों ही चीज़ में क्लासिफिकेशन आपकी हेल्प करता है। कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो क्या करता है, नॉलेज का मैप बनाता है और सब्जेक्ट के बीच के रिलेशन को दिखाता है, शो करता है, मतलब इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स शो करता है। रंगानाथन जी जो थे उनकी जो सीसी है कॉलम क्लासिफिकेशन, या फिर एच ई ब्लिस की जो है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, या फिर BSO ब्रॉड सब्जेक्ट ऑफ ऑर्डरिंग अभी जो ये यूनेस्को ने दी है, इस फंक्शन पर स्पेशल फोकस करते हैं जो अभी मैंने बताया कॉग्निटिव फंक्शन पर। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो इस चीज़ पर भी मतलब इस चीज़ पे भी काम करता है और इस चीज़ पे भी फोकस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और किस चीज़ में हेल्प करता है क्लासिफिकेशन, तो हेल्प इन बिब्लियोग्राफी एंड कैटलॉग। बिब्लियोग्राफीज और कैटलॉगिंग में हेल्प करता है। बहुत सी बिब्लियोग्राफीज और कैटलॉग्स जो होते हैं क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही अरेंज की जाती हैं, जिससे उनका यूज जो है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। यूडीसी की अगर हम बात करें तो यूडीसी को यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी की एंट्रीज अरेंज करने के लिए क्रिएट किया गया था। यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसको यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफीज की जो अरेंजमेंट है उसके लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। और रेफरेंस सर्विस जो होती हैं, रेफरेंस सर्विसेज में फैसेट एनालिसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सर्कुलेशन जो रिकॉर्ड होते हैं हमारे सर्कुलेशन रिकॉर्ड के अरेंजमेंट में भी यूज़फुल होते हैं। मतलब कि हमारी जो सर्कुलेशन के टाइम पे जो किताबें जाती रहती हैं उनको आपको अगर अरेंज करके रखना है कि ये टाइटल गया, तो उसमें भी आपका क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपका कलेक्शन और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो कलेक्शन डेवलपमेंट में भी आपकी क्या हेल्प होती है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से हेल्प मिलती है। क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक बैलेंस्ड कलेक्शन डेवलप करने में हेल्प करता है, ताकि लाइब्रेरी में हर सब्जेक्ट का प्रॉपर प्रोपोर्शनेट होता है वो आप रिप्रेजेंट कर सकें, प्रॉपर प्रोपोर्शन में आप चीज़ों को अरेंज कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो उस चीज़ में भी आपकी क्या करता है, हेल्प करता है हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं यूजेस इन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। आई होप ये बड़ा नहीं लग रहा होगा आपको, ये जस्ट लास्ट टाइप है, इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। आपको थोड़ा बड़ा लगे तो आप 2 बार करके इस पूरे को थोड़ा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस इन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। यूजेस इन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, किसका यूज, क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में अरेंज और रिट्राइव करने के लिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में अरेंज और रिट्राइव करने के लिए ईजिली यूज किया जा सकता है। अगर मैं ओपैक की बात करूं, ओपैक की फुल फॉर्म हो गई ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। क्लास नंबर को एक एक्स्ट्रा एक्सेस पॉइंट के रूप में यूज करके बेटर काम करता है। ठीक है, तो हम क्लास नंबर को एक एक्स्ट्रा एक्सेस पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एरा जो है उसमें क्लासिफिकेशन के इतने नए यूजेस मिल गए हैं कि क्लासिफिकेशन का सेकंड गोल्डन एज कहा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एरा है इसको। इसमें अगर हम बात करें DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये कुछ ऐसे कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और सर्च करने के लिए यूज होते हैं। सर्च इंजन्स है ना, जैसे हमारे याहू, गूगल और अल्टाविस्टा, ये कुछ हमारे सर्च इंजन्स हैं। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन मेथड्स यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसी के अलावा जो एसलियो हमारा है, ये एक सर्च इंजन है जो फैसेटेड क्लासिफिकेशन यूज करके रिफाइंड सर्च रिजल्ट देता है। इसे गूगल प्लस प्लस जो है कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे एक प्रोफेसर रहे लुइस मे चान, तो लुइस मे चान जो थे उन्होंने वेब इन्वायरमेंट में क्लासिफिकेशन के 7 फंक्शंस दिए और 7 फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया। वो 7 फंक्शंस थे लोकेशन, ब्राउजिंग, हायरार्किकल सर्चिंग, इसके अलावा रिट्राइवल एंड आइडेंटिफिकेशन, सब ग्रुपिंग जिसको हम पार्टीशनिंग बोल सकते हैं, और प्रोफाइलिंग। इसी वजह से क्लासिफिकेशन को मैथमेटिक्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप भी बोला गया है। ठीक है, तो मतलब क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप हर जगह देखेंगे, चाहे वो
आप मैनुअली काम कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं, तो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप। डे टू डे रूटीन की अगर हम बात करें तो डे टू डे रूटीन में क्लासिफिकेशन इतना यूज़ होता है कि बिना क्लासिफिकेशन के जो लाइब्रेरी है खासकर वो प्रॉपरली आपका फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। ये कहना सही है कि बुक लाइब्रेरी की फाउंडेशन होती है, ठीक है, बुक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, लाइब्रेरी की फाउंडेशन होती है, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो लाइब्रेरियनशिप की फाउंडेशन होती है। तो अगर आपको अपना करियर लाइब्रेरी साइंस में बनाना है या फिर एक अच्छा लाइब्रेरियनशिप में अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बिल्ड करनी है तो क्लासिफिकेशन इज मस्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए। लाइब्रेरी में इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, नो सब्सटीट्यूट। और अगर मैं कहूँ ना सिर्फ लाइब्रेरी में बल्कि लाइफ में भी क्लासिफिकेशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आनी ही चाहिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्या समझा वो बता दूं कि क्लासिफिकेशन सिर्फ बुक्स अरेंज करने का काम नहीं करता, ये लाइब्रेरी को एक लाइफ, सिस्टमैटिक और यूज़र फ्रेंडली स्पेस बनाता है। ये बुक्स को एक ही सब्जेक्ट के अंडर लाता है, ब्राउजिंग जो है उसको ईजी बनाता है, कैटलॉग और शेल्फ लिस्ट जो है उन्हें बनाने में हेल्प करता है, बुक्स को सही जगह जो रिटर्न करने में भी मदद करता है और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का बेस होता है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में भी ये और पावरफुल बन गया है, जैसे ओपैक हो गए, डेटाबेसेस हो गए, सर्च इंजन्स हो गए। इसका यूज़ हमें फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। बुक्स अगर लाइब्रेरी की फाउंडेशन है तो क्लासिफिकेशन लाइब्रेरियनशिप की फाउंडेशन होती है। बिना इसके लाइब्रेरी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती और लाइफ में भी हमें इस स्किल को सीखना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक था हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का वो कंप्लीट हुआ। थोड़ी बड़ी हो गई हमारी वीडियो, आई नो, बट मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको एक बार देख सकते हैं। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और एक नए वीडियो के साथ हम इसी को कंटिन्यू करते हुए लिमिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई सजेशन, क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।